वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? केंद्र सरकार की सियासत के हिसाब से जो है लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ दिन पहले ही जेल से वो बाहर आए हैं और अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता हैं जो और दिल्ली के विधायक भी हैं, अमानतुल्लाह खान साहब उनका नाम है, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम दिल्ली पुलिस और बाकी फोर्सेस के साथ 2 सितंबर को सुबह के वक्त अमानतुल्लाह के घर पहुंचती है और वहां पर काफ़ी मशक्क़त के बाद अमानतुल्लाह का घर का जो दरवाज़ा होता है वो खुलता है, पूछताछ होती है और फिर उनको ईडी अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये किस मामले में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है, क्या है अमानतुल्लाह खान पर आरोप, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। रिपोर्ट्स की माने तो अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वैसे अभी तक शराब घोटाले की ही चर्चा होती रही है जब भी किसी आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जाता रहा है, लेकिन ये मामला अलग है थोड़ा। इस मामले को समझते हैं। ये पहली बार नहीं है कि अमानतुल्लाह खान को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया हो। इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में पूछताछ की हुई है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे तब उन्होंने लगभग 32 लोगों को अवैध रूप से उसमें भर्ती करवाया था और फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया गया था। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की लगभग 100 करोड़ रुपए की जो ज़मीनें थीं, जो संपत्तियां थीं, उनको भी लीज पर दिए जाने का उन पर आरोप है। इस मामले की जब से जांच शुरू हुई है तब से अमानतुल्लाह खान और उनके करीबी पे जो घर हैं उन पर छापे मारे गए थे और वहां पर कैश भी बरामद हुआ था। इससे पहले जब अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस ने बुलाया था तो वहां पर उनका कहना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होते हुए उन्होंने जो भी फैसले लिए थे वो रूल्स के हिसाब से ही लिए थे। उन्होंने हर फैसले के लिए लीगल ओपिनियन भी ली थी। 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में जो भी बदलाव किए गए थे उसके हिसाब से ही उन्होंने सारे फैसले लिए थे, ये सब उनका कहना था। और इस मामले में अमानतुल्लाह खान को पहले जमानत भी मिल चुकी है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि ईडी का कहना है कि ये सब जो घटनाएं हैं वो 2018 से 2022 के बीच में हुई थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सीबीआई और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों के बाद ईडी तक अब यह पहुंचा था और ईडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आपका सवाल होगा कि ये वक्फ बोर्ड और जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। देखिए, मुस्लिम में एक कॉन्सेप्ट है कि किसी की कोई प्रॉपर्टी है उसे अल्लाह के नाम पर किसी उद्देश्य के लिए डोनेट कर दिया जाए, चैरिटी कर दिया जाए। तो अब उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो इसमें ज़्यादातर पर ये उद्देश्य होते हैं उनके कि वो इबादत के लिए जगह दे दी जाए या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दी जाए। इस तरह से ये चैरिटी के लिए ज़मीन दे दी जाती है और इसे ही वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इसको जो मैनेज करता है वो वक्फ बोर्ड ही करता है, वहाँ पर काम कर रहे लोग करते हैं जो वो करते हैं। हालांकि जो ज़मीन चैरिटी के लिए दी गई है वो अल्लाह को ही समर्पित की जाती है और बोर्ड का काम इसको मैनेज करने का होता है। इसके लिए भी बाकायदा कानून है। आपको याद होगा कि हाल ही में सरकार इसमें कुछ बदलाव करना चाह रही थी, संशोधन करना चाह रही थी, वो उसने पेश भी किए थे। फिलहाल उस मामले को जेपीसी के पास भेज दिया गया था क्योंकि विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ। कानून को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। वैसे कहानी तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और पहले से शुरू होती है, जब दिल्ली सल्तनत की बात होती रही है तब से शुरू होती है, लेकिन आज़ादी के बाद से क्या कुछ हुआ है वो समझ लेते हैं। तो एक एक्ट था द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। भारत की आज़ादी के बाद जब नेहरू सरकार बनती है तो इस कानून में काफ़ी बदलाव किए जाते हैं और वक्फ एक्ट 1954 को लेकर आ जाता है और इसके बाद इसमें कई संशोधन होते हैं। वक्फ एक्ट 1995 आता है, इसके बाद वक्फ एक्ट 2013 आता है, जिसका जिक्र अमानतुल्लाह खान भी लगातार करते रहे हैं कि उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए जो भी काम किए थे वो इसी कानून के दायरे में रहते हुए किए थे। अब इस वक्त हमारे देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड हैं जो ज़्यादातर अलग अलग राज्यों के हिसाब से ही काम करते हैं। वहाँ के जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी देखभाल करते हैं। इसमें 2 शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में है और एक बिहार में है। 1964 में जब बोर्ड को सेंट्रलाइज किया गया था उसके बाद से ही राज्यों के वक्फ बोर्ड को अपनी सभी रिपोर्ट्स जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स को देनी होती हैं।
खैर, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल पर भी अलग से एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अमानतुल्लाह खान के मामले में आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।